Hello friends, welcome back to my channel Learn Law Buddy LLB. In previous video we study about the definitions given in BSA. Today in this video we are going to proceed with the next topic, relevancy of facts. Today we cover the introduction and relevancy of facts and section 3 of BSA. So let's start. Relevancy of facts क्या होता है? Relevancy of facts is a connection between two facts such that the existence of one fact makes the existence of other fact. हमने पिछली क्लास में भी डेफिनेशन में रेलिवेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि फैक्ट जो होता है वन वो रिलेट करता है फैक्ट टू से. दोनों का जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेलिवेंट. ओके, अंडर BSA it means some relation or connection between two events as cause and effect. अब ये cause and effect क्या होता है इसको हम डिटेल में देखते हैं. अब देखो, जो फैक्ट होता है जैसे हो गया फैक्ट वन, ठीक है, और यहाँ पे हो गया फैक्ट टू. फैक्ट टू क्या क्या हो सकता है? जहाँ तो फैक्ट इन इशू हो सकता है और जहाँ फिर रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है. इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है. उनका जो कोज और इफेक्ट होता है वो बताती है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट. अब कोज क्या होता है? रीजन. और इफेक्ट कोई भी, जैसे उसका एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं इफेक्ट. ओके, ये जो बताया गया हुआ है ना कोज और इफेक्ट का, ये कहाँ पे बताया गया हुआ है? अंडर सेक्शन 5, ठीक है. अब हम देखते हैं आगे और क्या दिया गया हुआ है डेफिनेशन में. अब देखो, उसने बोला कि एक फैक्ट है ना जो, वो कभी भी अकेला रेलिवेंट नहीं होगा. वन फैक्ट कैन नेवर बी रेलिवेंट इन आइसोलेशन. अकेला कभी भी एक फैक्ट जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा. ओके, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो है is that under which the fact that is related to fact in issue और relevant fact. अभी मैंने आपको नीचे बताया ना कि इसमें जो सेकंड फैक्ट होता है उसमें क्या आ सकता है? जहाँ तो फैक्ट इन इशू आ सकता है, जहाँ रेलिवेंट फैक्ट आ सकता है, ठीक है. इन वन और अदर वे स्पेसिफाइड इन BSA, जो कि BSA में जैसे दिया गया हुआ है वैसे ही आ सकता है, ठीक है. अब सेक्शन 2(1)(k) में रेलिवेंट की डेफिनेशन दी गई है जो हमने पिछली क्लास में देखी थी. अब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो होता है उसको एविडेंशियरी फैक्ट भी बोलते हैं. रेलिवेंट फैक्ट को एविडेंशियरी फैक्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कनेक्शन बिटवीन टू फैक्ट्स जो होते हैं वो दो वेज में होते हैं. कौन कौन सा कनेक्शन होता है? एक तो होता है लॉजिकली रेलिवेंट, दूसरा होता है लीगली रेलिवेंट. अब लॉजिकली रेलिवेंट में क्या होता है? इसमें लॉजिक्स होते हैं. जैसे हम देखते हैं हर, जैसे पर्सन 1, यहाँ पे आ गया P2, पर्सन 2, P3. अब एक ने कार लेनी है तो इन तीनों के अलग अलग ओपिनियन होंगे ना, अलग अलग थिंकिंग होगी, लॉजिक्स अलग अलग होंगे इन सब के. तो वो क्या बताता है हमें कि हर एक पर्सन का लॉजिक जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है. अब इससे ये पता चलता है कि जब हर एक पर्सन का डिफरेंट लॉजिक होगा तो कितने इन्फिनाइट लॉजिक्स बन जाएंगे हमारे पास. उसको दूर करने के लिए जो मेन लॉजिक्स है ना वो सभी कहाँ पे लिखे गए हुए हैं? BSA में. किसके लिए? कि वो
कल को हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है और कौन सा इररेलिवेंट है। ठीक है, और वो जो लॉजिक्स है ना, वो अब क्या बन चुका है, लीगल प्रोविजंस। ठीक है, हमारे पास जितनी भी लीगल प्रोविजंस हैं अब, वो सभी लॉजिक्स ही हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, फैक्ट 1 क्या है कि रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। फैक्ट 2 क्या है कि एसी चल रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉजिकली प्रूव्ड हो गया ना, ये कॉमन सेंस हुई कि रूम का टेम्परेचर ठंडा क्यों है, क्योंकि एसी ऑन है। ये लॉजिकली प्रूव्ड हो गया ना। मतलब इतनी कॉमन सेंस तो सब में होती है कि रूम का अगर टेम्परेचर ठंडा है तो एसी चल रहा था इसलिए ठंडा है। इसी को बोलते हैं लॉजिकली रेलिवेंट। अब नेक्स्ट जो होते हैं लीगली रेलिवेंट। लीगली रेलिवेंट कौन से होते हैं, जो बीएसए में 4 से लेके 50 सेक्शंस में डिफाइन किया गया हुआ है कि फैक्ट्स जो हैं वो कैसे दूसरे फैक्ट्स से कनेक्टेड हैं ताकि उससे रेलिवेंट माना जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं लीगली रेलिवेंट। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। देखो, ऑल लीगल फैक्ट्स कैन बी लॉजिकल फैक्ट्स, बट all logical facts can't be legal facts। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि सभी जो लीगल फैक्ट्स होते हैं ना, वो लॉजिकल फैक्ट्स ही होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकल फैक्ट्स होते हैं ना, वो लीगल फैक्ट्स नहीं हो सकते। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब लीगल फैक्ट्स कौन से होते हैं, जो सेक्शन 4 से लेके 50 में दिए गए हुए हैं बीएसए में। लॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं सभी, जैसे कि हमारे बीएसए में भी प्रोविजंस दी गई हुई हैं, उसमें भी लिखा गया हुआ है रेलिवेंट फैक्ट्स कौन से, इररिलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं। इसलिए जो लॉजिकल फैक्ट्स है उसका भी बताया गया कि वो रेलिवेंट है और इररिलेवेंट है। ज़्यादातर जो लीगल फैक्ट्स होते हैं वो तो सिर्फ यही प्रोविजंस में है ना, इसलिए वो लॉजिकल भी हो सकते हैं, लेकिन सभी लॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं वो लीगल नहीं हो सकते। अब देखें तो जैसे हमने आगे सारा बीएसए पढ़ना है, उसमें हमने रेलिवेंसी के बारे में ही पढ़ना है कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है। कोई भी सिचुएशन दी गई है उसमें क्या रेलिवेंट है, क्या नहीं रेलिवेंट है, सिर्फ हमने इसी के बारे में ही पढ़ना है। जैसे अब हमने देखना है हर सिचुएशन में कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर हमने एसी वाली एग्जाम्पल ली थी। अब हमें पता करना है कि वाई एसी इज ऑन, एसी क्यों चल रहा है, इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए ना। क्यों चल रहा है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। टेम्परेचर को कूल करने के लिए हमें एसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये जो रीज़न है ना, यही बताता है कि रेलिवेंसी क्या है किसी भी सिचुएशन की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे बताया भी गया हुआ है कि बीएसए जो है वो लॉजिकल रेलिवेंसी पे बेस्ड नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि देयर आर सम लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट्स बट लीगली नॉट रेलिवेंट। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि लॉजिकली रेलिवेंट है बट लीगली रेलिवेंट नहीं है। वो कौन कौन से हैं,
जैसे होगा कन्फेशंस टू पर्सन इन अथॉरिटी, सेक्शन 22 में दिया गया हुआ है। सेकंड आ गया बैड करेक्टर। थर्ड आ गया कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड, सेक्शन 24 में दिया गया है। ये सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं बीएसए में, तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी क्या होता है। रेलिवेंसी क्या होता है? रेलिवेंट एविडेंस इज दैट विच कैन लॉजिकली प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट इन क्वेश्चन. It is determined by logical principles and is defined in section 3 to 50 of the BSA. अब हम देखते हैं रेलिवेंसी जो है। अब रेलिवेंट एविडेंस जो कोर्ट में दिया जाता है वो क्या काम करता है? प्रूव या डिसप्रूव करता है किसी भी फैक्ट को। फैक्ट क्या? जो फैक्ट इन इशू है उसको प्रूव या डिसप्रूव करता है कोर्ट में, उसे हम बोलते हैं रेलिवेंट। अगर तो वो प्रूव कर रहा है तो वो रेलिवेंट है, अगर डिसप्रूव कर रहा है तो वो इररेलिवेंट है। ओके, इसकी प्रोविजंस दी गई हैं 3 to 50। नेक्स्ट आ गया एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी क्या है? Admissibility is determined by strict legal rules, not just by logic. ये strict legal rules होते हैं, अकेला लॉजिक नहीं होता। Admissibility of facts is based on strict legal rules rather than logical reasoning. Logical reasoning पे बेस नहीं होता है। It relates to the permissibility of the evidence to prove a particular fact in any proceeding. एडमिसिबिलिटी किससे होती है? एविडेंस। जो भी एविडेंस हम कोर्ट में देते हैं वो कोर्ट देखती है कि वो एडमिसिबल है या नहीं, कि देने के लायक भी है या नहीं। जैसे अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी पर्सन कोर्ट में जा रहा है एविडेंस देने और वो कोर्ट में जाके बोल रहा है कि मैं कोर्ट में रिक्शे पे आया और रिक्शे वाले का एविडेंस देना चाहता हूँ। वो रेलिवेंट है? वो केस से रिलेटेड है ही नहीं, तो वो रेलिवेंट कैसे होगा? ऐसे ही एडमिसिबिलिटी देखती है कोर्ट कि एविडेंस कब एडमिसिबल होगा और कब नहीं होगा। ये सब किस में डिस्कस किया गया हुआ है? सेक्शन 56 के ऊपर। ओके, आगे देखते हैं सर्टेन एविडेंस माइट बी एक्सक्लूडेड इवन दो दे आर रेलिवेंट बेस्ड ऑन लीगल रूल्स और प्रोसीजरल इश्यूज। कई एविडेंस एक्सक्लूड भी होते हैं चाहे वो रेलिवेंट हैं, लीगल रूल्स और प्रोसीजरल इशू के बेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेयरसे एविडेंस, इसका क्या मतलब होता है? सुनी सुनाई बात। जैसे किसी ने भी कुछ कोई भी बात कर दी, वो आगे जाके सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बताएगा, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को बताएगा और वो एविडेंस आके बोल देगा कि मैंने तो उसके मुंह से सुनी थी, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। उसने अपने आंखों से नहीं देखा, उसने उसका कोई भी कुछ नहीं देखा, तो वो कैसे बोल सकता है कि वो फैक्ट रिलेट करता है या ऐसा कुछ सिचुएशन में हुआ था, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, वो तो सुनी सुनाई बात बता रहा है। आगे हम आ गए सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 किस में आता है? पार्ट 2 चैप्टर 2, उसमें दिया गया है सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। इसमें क्या बताया गया है? इसमें दो चीजों के बारे में बताया गया है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। जो फैक्ट्स होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं और जो एविडेंस होता है वो एडमिसिबल होता है।
ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो बीएसए है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। सारा बीएसए ही, उसमें हम यही देखते हैं रेलिवेंसी क्या है, फैक्ट्स की रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है, क्या है, इसमें सारा यही इंक्लूडेड है। आगे हम देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। ये हमें ये नहीं बताता कि रेलिवेंट है या नहीं इररेलिवेंट है, क्योंकि आगे जो सेक्शन 4 to 50 दिए गए हैं ना, उनमें बताया गया है कि रेलिवेंट और इररेलिवेंट है या नहीं। इसमें हमें ये नहीं बताया गया। इसमें हमें बताया गया है कि एविडेंस जो हम कोर्ट में देंगे फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स का, इसको हम अब डिटेल में करते हैं। क्या है ये? एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। सूट और प्रोसीडिंग कौन सी हो सकती हैं? सिविल भी और क्रिमिनल भी। ठीक है, इसको हम डिटेल में ही देखते हैं। अब देखो ये क्या बताता है कि हम कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। किसके लिए? फॉर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस किसकी? फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट। दोनों में से किसी की भी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को के लिए हम एविडेंस कोर्ट में देते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। अब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? एग्जिस्टेंस हमने पीछे डेफिनेशंस में पढ़ा था ना, एग्जिस्ट करता है जो, और जो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या था वो? प्रूव और डिसप्रूव। प्रूव में एग्जिस्ट करता है कोर्ट की नज़रों में, और डिसप्रूव में एग्जिस्ट नहीं करता कोर्ट की नज़रों में। अब क्या हो गया? कोई भी एविडेंस हम जो कोर्ट में देते हैं, किसके लिए? टू प्रूव और डिसप्रूव क्या? फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेक्शन 3 में यही बताया गया है कि एविडेंस में बी गिवन in any suit or proceeding of the existence and non-existence of every fact in issue and of such other facts as are thereafter declared to be relevant। कोई भी और facts जो कि डिक्लेयर किए गए हैं रेलिवेंट, ठीक है, एंड ऑफ नो अदर्स, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? दिस सेक्शन शेल नॉट अनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट which he is disentitled to prove by any provision of law for time being in force related to civil procedure। यहाँ पे सीपीसी की बात की गई हुई है। सिविल प्रोसीजर तो सीपीसी ही है ना, उसकी बात की गई है। इसमें ये बताया है कि ये सेक्शन क्या करता है, ये सेक्शन किसी भी पर्सन को इजाज़त नहीं देता एविडेंस देने की जो कि किसी भी प्रोविज़न में, लॉ की प्रोविज़न में डिसएंटाइटल्ड प्रूव हो चुका है। किसके लिए? टाइम बीइंग इन फोर्स, सीपीसी में वो एविडेंस नहीं दे सकता कोर्ट में। जैसे हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब देखो, कोई भी सिविल ट्रायल चल रहा है, उसमें पहले क्या होता है? प्लेंटिफ एविडेंस, फिर होता है डिफेंडेंट एविडेंस।
किसी भी ट्रायल में पहले प्लेंटिफ की तरफ से एविडेंस दिए जाते हैं और फिर डिफेंडेंट की तरफ से एविडेंस दिए जाते हैं। अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट पहले प्लेंटिफ को टाइम देती है अपना एविडेंस कोर्ट में पेश करने के लिए। अब कोर्ट ने एक बार टाइम दिया, उसने नहीं करवाया। दूसरी बार टाइम दिया, नहीं करवाया। तीसरी बार दिया, नहीं करवाया। चौथी बार दिया, नहीं करवाया। पांचवी बार दिया, नहीं करवाया। तो जो डिफेंडेंट है वो आके कोर्ट को बोलता है कि प्लेंटिफ को इतने मौके दिए गए हैं लेकिन उसने अपना एविडेंस नहीं सबमिट करवाया कोर्ट में। तो कोर्ट क्या करती है, प्लेंटिफ का जो एविडेंस है वो स्टक ऑफ कर देती है, मतलब कि उसे डिसएंटाइटल कर देती है कि अब प्लेंटिफ अपना एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकता क्योंकि उसको कितने मौके मिल चुके हैं लेकिन उसने फिर भी नहीं करवाया। फिर आगे टर्न आ जाती है डिफेंडेंट एविडेंस की। अगर प्लेंटिफ ने नहीं करवाया तो अब डिफेंडेंट करवाएगा अपना एविडेंस, और प्लेंटिफ का जो एविडेंस है वो क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद में प्लेंटिफ आता है कोर्ट में और बोलता है कि मैंने एविडेंस करवाना है जो कि रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड है। पर कोर्ट क्या बोलती है कि अब तुम डिसएंटाइटल हो चुके हो। क्यों? क्योंकि उसको कितने मौके दिए थे लेकिन उसने नहीं करवाया, तो अब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी है। यही सब बताया गया है सेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन में। अब हम सेक्शन 3 की एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ए एक पर्सन है, उसने बी को मारने की कोशिश की। कैसे? उसे क्लब से मारकर। उसकी इंटेंशन बी थी उसकी डेथ कोज करने की। ए की इंटेंशन थी बी की डेथ को कोज करने की, कि उसे मारना चाहता था। अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है? ए के ट्रायल में ए ने बी को मारा क्लब के साथ या नहीं। ए की इंटेंशन थी, सॉरी इंटेंशन थर्ड में, ए की इंटेंशन थी बी की डेथ कोज करने की। ए ने बी की डेथ कोज की वो बीटिंग के साथ या नहीं। ये सभी क्या है? फैक्ट इन इशू। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि फैक्ट इन इशू, जैसे हमने अब ये कैसे प्रूव होगा? एविडेंस के साथ। अब ए भी अपने एविडेंस देगा और बी भी देगा। ए किस लिए देगा अपने एविडेंस? डिसप्रूव करने के लिए कि उसने बी का मर्डर नहीं किया, और बी के क्या एविडेंस देगी? प्रूव करने के लिए कि उसने मर्डर किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेक्शन 141 सब सेक्शन 1। ये सेक्शन 3 का कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है। ओके, अब इसमें क्या बताया गया है? जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि जज है जो वो डिसाइड करेगा कि एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं। अब देखो, व्हेन आइदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, द जज में आस्क द पार्टी proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर हम कोर्ट में एविडेंस लेकर गए हैं तो ये जज डिसाइड करेगा कि वो एविडेंस रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है। ओके,
अगर तो वो रेलिवेंट है तो वो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है, अगर इररेलिवेंट है तो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसमें यही बताया गया है। सेक्शन 141 ऑफ BSA says that evidence is admissible only if it is relevant and duly proved। आ गया ना यहाँ पे। एडमिसिबिलिटी इज कंसर्न्ड विद द लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस के लीगल स्टैंडर्ड्स होते हैं उससे एडमिसिबिलिटी कंसर्न होती है, इंक्लूडिंग वेयर इट फॉलोज प्रोसीजरल रूल्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि वो प्रोसीजरल रूल्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर भी रही है या नहीं। बस आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ना था। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में आगे के सेक्शंस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन है पिछली वीडियोस की तरह। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो and do subscribe the channel and click on the bell icon for the notification of next video. Thank you.